हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों प्रोसेस सेफ्टी का जो है सेकंड पार्ट जो बचा हुआ था। तो इस वीडियो में हम जो पीएसएम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, हीरा के बारे में पढ़ेंगे, एजोप के बारे में पढ़ेंगे, जेएसए के बारे में पढ़ेंगे और एक्सप्लोजिविटी के बारे में पढ़ेंगे। और इन्हीं सब पे जो प्रीवियस ईयर के 50 जो क्वेश्चन हैं, 50 जो एमसीक्यू हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिलेबस में जैसे पीएसएम दिया है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, ये क्या होता है? तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? इसका जो एम है एक तरह से जो प्रिवेंटेशन फ्रॉम लॉस ऑफ प्राइमरी कंटामिनेंट ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रोसेस। इसका मेन जो एम है कि जो कंटामिनेशन जो है निकलेगा, जो है एक तरह से जैसे अमोनिया की लाइन है, अमोनिया की लाइन से जो है अगर कहीं से लीकेज हुआ, फ्लेंज से लीकेज हुआ या कहीं से ट्यूब ही पंचर हो गई, कुछ भी हुआ, तो उस केस में जो है जो कंटामिनेशन यानी अमोनिया बाहर आ रही है, तो उससे बचाव और जो है वो उससे बचने का तरीका जो है इस जो है पीएसएम में हम करते हैं, यानी कि वो बाहर न आ जाए या बाहर आके ज़्यादा नुकसान न करे। ये सारी चीज़ें जो है उससे बचाव के तरीके जो है हम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में करते हैं। यानी कि जो एलओपीसी होता है, लॉस ऑफ प्राइमरी कंटामिनेंट, वही जो है एक तरह से पीएसएम जो है एक तरह से उसे ही और जो है उसी पे फोकस करता है, एलओपीसी पे। ठीक है, और इसमें कैसे करेगा? तो उसका जो है 18 उसका एलिमेंट है। 18 एलिमेंट जो है अगर अप्लाई या प्लांट में करेंगे तो बिल्कुल जो है कहीं से भी लीकेज होने का चांस नहीं रहेगा। कोई भी जो है लॉस ऑफ प्राइमरी कंटामिनेंट नहीं होगा, मतलब कि कहीं से भी जो है इन्वायरमेंट में कुछ भी नहीं होगा। आपका इक्विपमेंट फेलियर के भी चांस घट जाएंगे। ठीक है, तो पूछा ये जाता है जैसे पीएसएम के कितने एलिमेंट हैं। तो देखिए अभी के टोटल तो 18 एलिमेंट हैं, लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए तो 14 एलिमेंट थे। बाद में जो है 4 एलिमेंट और जोड़ दिए गए। ठीक है, जैसे ये 1 से लेकर 4 तक ये जो है बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, बाकी जो है मेन जो है इसके 14 हैं। अगर ऑप्शन में आपको मिल रहा है कि 14 एलिमेंट तो उस पर टिक कीजिए, अगर 18 मिल रहा है तो उसको टिक कीजिए। अगर 14 18 दोनों दे रहा है तो इस केस में 18 को ही प्रीफर करना सही रहेगा। ठीक है, पूछा जा चुका है, लेकिन उस केस में ये जो क्वेश्चन आया था कि पीएसएम के कितने एलिमेंट हैं, तो उसमें 14 का ऑप्शन था लेकिन 18 का नहीं था, तो 14 उसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो ये 14 जो है आपके बेसिक हैं और 4 जो है अभी और ऐड किए गए हैं, तो टोटल 18 हैं। और ये जो है 18 एलिमेंट ऐसे हैं, अगर आप इनको जो है समझ ले रहे हैं या इसका पालन कर रहे हैं प्लांट में, तो लॉस ऑफ प्राइमरी कंटामिनेशन का चांस बहुत कम हो जाएगा। पंप या किसी भी इक्विपमेंट फेलियर का चांस कम हो जाएगा। तो क्या क्या है इसके बारे में, थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका पहला एलिमेंट ये है कि टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व एंड कमिटमेंट, यानी कि प्रोसेस सेफ्टी में ऐसा नहीं है कि जो बस वर्कर ही इन्वॉल्व रहें या ऑपरेटर इन्वॉल्व रहें, शिफ्ट इंचार्ज या मैनेजर ही इन्वॉल्व रहे। टॉप मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व होना है। जैसे जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट हुआ, ये सब जो है आपके एचओडी हुए, है ना, ये मतलब टॉप लेवल जो उसको भी इन्वॉल्व होना है। ठीक है, सेफ्टी में। दूसरा, इंस्टीट्यू इंस्टीट्यूलाइजेशन ऑफ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू पीएसएम, यानी कि रिस्क बेस्ड पीएसएम में जो है एक तरह से रिस्क बेस्ड जो है अप्रोच लाना है। यानी कि ऐसा जो है ट्रेनिंग देनी है या ऐसी जो है मेथड या तरीका कुछ भी ढूंढिए जिससे जो है रिस्क रिस्क के अप्रोच से दूर रहा जाए, है ना। उसके अलावा जो है प्रोसेस सेफ्टी के कंपटेंसी पे वर्क करना है। प्रोसेस सेफ्टी नॉलेज मैनेजमेंट, प्रोसेस की सेफ्टी का क्या क्या नॉलेज है वो जो है आपको आना चाहिए पूरा। ठीक है, उसके अलावा जो पीएसआई, प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन आपका प्लांट का अवेलेबल होना चाहिए। प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन यानी कि प्रोसेस की सेफ्टी किस किस चीज़ों से आपको इन्फॉर्म होती है, वो सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। जैसे प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन जैसे प्लांट के एमएसडीएस से पता चलेगा।
तो जैसे MSDS कोई केमिकल हैंडल हो रहा है तो MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट अगर आपके पास है तो पता चल जाएगा कि प्रोसेस सेफ्टी में क्या, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि ये हजार्ड्स है, ठीक है। उसके अलावा PFD आप देखोगे प्लांट की तो उसी से पता चल जाएगा कि क्या क्या है, अमोनिया है या अमोनिया यूज है या यूरिया यूज है, यूरिया का टेम्परेचर प्रेशर क्या है। तो PFD भी आपको जो है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन बता देगी, PNID बता देगी, है ना, सेफ्टी लिमिट बता देगी, ठीक है। उसके अलावा जो है PHA प्रोसेस हजार्ड्स एनालिसिस आपको करना है प्लांट में। तो प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस जैसे हेजोपिस्टिडी वगैरह जो है ये सारी जो है आपका प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOP होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है आपको अवेलेबल कराई जाएगी, जो है अगर PSM फॉलो होगा तो उसमें सारा काम जो है SOP के तहत होगा। SOP हर चीज़ की रहेगी, चाहे नॉर्मल स्टार्टअप की, नॉर्मल शटडाउन की, या इमरजेंसी स्टार्टअप की, या इमरजेंसी शटडाउन की, सारी जो है SOP आपको अवेलेबल रहेंगी। हॉट वर्क परमिट मिलेगा आपको, और जो है WBGT कोई भी कन्फाइंड स्पेस एंट्री जाना है तो उसमें जो है वेट बल्ब ग्लो टेम्परेचर जो है आपको देख के ही काम करना है। जैसे ये WBGT क्या होता है, वेट बल्ब ग्लो टेम्परेचर, इससे जो है कन्फाइंड स्पेस में जैसे आप काम कर रहे हो तो उसमें जो है एक सैंपल जाएगा, सैंपल में देखा जाएगा कि इनसाइड टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, कितना देर व्यक्ति काम करेगा, कितना आराम बाहर आके करेगा, वो सारी जो है एक जो है लिस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है जो हॉट वर्क परमिट के अलावा अदर वर्क परमिट जैसे सेफ वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, हाइट वर्क परमिट जो है, ये सारी चीज़ें कोई भी परमिट हो वो सब जो है आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल जैसे प्लांट में आप जाते हैं तो मैक्सिमम जो है एक तो ऑन पे रोल एम्प्लॉई होते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर जो है वहीं कैजुअल का काम या किसी के कल लोडिंग अनलोडिंग या कुछ भी एक्टिविटी होती है तो कॉन्ट्रैक्टर के आदमी आते हैं, तो उनकी कंट्रोल उनको करना है कि उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे कि प्लांट में आपको ऐसे ऐसे काम करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, जो है और जो है उछल कूद नहीं करनी, तो ये कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल को ट्रेंड करना है। असेट इंटीग्रिटी यानी कि जितना भी आपका मेंटेनेंस असेट है, जैसे कितने पंप हैं, कितने जो हैं वाल्व हैं, या कोई भी जो है जितने असेट हैं उनको आपको जो है हिसाब रखना है, उसको स्टॉक में रखना है, कोई कम है या ज़्यादा है उसको जो है देखना है, ठीक है, ताकि इमरजेंसी पड़े तो पता चले कि अपने पास वो चीज़ है ही नहीं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कोई भी चेंज होगा तो उसका जो है जैसे MOC करना है हर चीज़ में। आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो है यही हुआ था कि उसने जो है फ्लेयर को बाईपास कर दिए थे, जो है और वो एक तरह से चेंज में आया था। वो अगर जो है उसका अगर मैनेजमेंट ऑफ चेंज वो करते तो उसको बाईपास नहीं करते, या करते तो MOC करते तो पूरा उसका रिस्क सब कुछ A to Z देखा जाता, तो तब जो है वो उतना जो है रिस्की नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी चेंज करना है, चाहे टेम्परेरी चेंज करना है, परमानेंट चेंज करना है, कई बार जो है एक्सप्लोजन जो है चेंज करने में जो डिज़ाइन पैरामीटर हैं उसमें चेंज करने के लिए जैसे कोई सजेस्ट किया कि जो है ये काम कर दीजिए, इसमें ये चीज़ होना अगर हो जाएगा तो ये फ़ायदेमंद होगा, तो आपने जो है डायरेक्ट उसके कहने से जो है वो काम कर दिया। जैसे कोई लाइन लगानी है तो उस वो वेसल के इनसाइड लगा दिए या कुछ भी ऐसा चेंज कर दिए, तो वो क्या करेगा कि अगर उसको टेम्परेरी चेंज या परमानेंट चेंज को बिना डिस्कस किए, बिना मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किए आप कर रहे हो, तो उस केस में तो वो जो है बेकार हो जाएगा वो जो है, क्योंकि जो है अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, पूरा उसका जो है रूट कॉज एनालिसिस या उसका हेजोप नहीं अच्छे से हुआ है, आपने वैसे ही कर दिया, तो जैसे ही वो आप रनिंग पैरा मतलब जैसे ही चेंज हो गया आप लाइन में लोगे तो बड़ा सा हादसा हो सकता है। इसलिए जो है
मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कोई भी टेम्परेरी चेंज हो या परमानेंट चेंज हो तो उसमें मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, हेज ऑफ होना ज़रूरी है। भले ही एक छोटा सा ड्रेन वाल लगाना है या वेंट वाल लगाना है, अगर डिज़ाइन जो पीएनआईडी में जो भी है उससे हट के कुछ भी करना है तो आपको जो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज उसकी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है क्या है, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू है, यानी कि कोई भी, जैसे आपको पंप चलाना है तो पंप को किक मारने से पहले, जैसे आपके पास कोई रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसको चलाना है, तो ऐसा नहीं है कि जो है आप डायरेक्ट जो है किक मार दिए चल गया और जो है दुर्घटना हो गई, ऐसा नहीं करना है। प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू पी एस एस आर सबसे पहले करेंगे, देखेंगे कि सक्शन वाल्व खुला होना चाहिए, डिस्चार्ज वाल्व खुला होना चाहिए, पंप में के कपलिंग में तेल होना चाहिए, जो है जो सक्शन जो है लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रेन ड्रेन खुला तो नहीं है, कोई वेंट खुला तो नहीं है, जहाँ पे आप भेज रहे हो वहाँ पे जो है आपके जो है वाल्व खुला बंद तो नहीं है, या जो है आपका जो पीएसवी लाइन में है या नहीं है, और जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, स्टार्टअप के पहले ये सारी रिव्यू करना है, ठीक है। उसके अलावा जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, रूट कॉज एनालिसिस निकालना है। जैसे सपोज कीजिए कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बस मामला शांत कर दो, चुपचाप जो है रहो, मुंह मत खोलो और किसी को पता ना चलने दो, ऐसा नहीं। जो पीएसएम में जो है अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है प्रॉपर कि क्यों हुआ, ताकि नेक्स्ट टाइम में जो है ये दोबारा ना हो। उस जड़ तक पहुँचो, पता लगाओ, फिर वो उससे ये फ़ायदा है कि नेक्स्ट टाइम तक जो है वो जो है फिर से दोबारा ना हो। तो इसलिए जो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स, इमरजेंसी में क्या प्लान करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो सब जो है चीज़ें बताई जाती हैं या इन्वॉल्व हैं इसमें। जिसमें टेबल टॉप ड्रिल सबसे मोस्ट है। टेबल टॉप ड्रिल क्या होती है कि जैसे इमरजेंसी में कोई पंप जो है, जैसे अगर आप कोई प्लान चला रहे हो, उसमें बहुत हजारस क्रिटिकल कोई पंप है, अगर मान लो पंप बंद हो गया तो क्या आप, इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी आ गई तो क्या आपका रिस्पांस रहेगा, क्या आपकी प्लानिंग रहेगी। वो टेबल टॉप ड्रिल मतलब कि वहीं डिस्कस करना है, डीसीएस पे पैनल, डीसीएस पे या कहीं भी, वो जो है आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वो एक तरह से टेबल टॉप ड्रिल हुई, मतलब कि इमरजेंसी को एज्यूम करके जो है आपका जो ट्रेनिंग हो रही है, तो वो जो है आपका इमरजेंसी प्लानिंग और रिस्पॉन्स में हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है ट्रेनिंग कैलेंडर प्रोवाइड होना चाहिए कि जो है इस महीने कौन कौन सी ट्रेनिंग है, जिसमें हर टाइप की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेट, जो एम्प्लॉय जो होता है वो जो है उसको पार्टिसिपेट लेना ही लेना है इन सब चीज़ों में। उसके अलावा जो है कंप्लेंट्स, जो है ऑडिट एंड मैनेजमेंट रिव्यू, कोई कंप्लेंट्स है या कोई ऑडिट, ऑडिट तो होनी ही होनी है हर महीने, चाहे वो केमिकल जो है केमिकल की ऑडिट हो, सेफ्टी से रिलेटेड ऑडिट हो, 5 ईयर्स से रिलेटेड ऑडिट हो, या कुछ भी, तो ऑडिट होनी चाहिए। कोई कंप्लेन है तो वो जो है उसको फोकस करना है, ठीक है। अगर इतने 18 एलिमेंट हैं, अगर इसको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप जो है ये माना जाता है कि लॉस ऑफ प्राइमरी जो है कंटामिनेशन या इक्विपमेंट फेलियर बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो यही पीएसएम है, पीएसएम बड़े लेवल पे इंडस्ट्री अपना करती है, ठीक है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, देखिए दोस्तों, जॉब सेफ्टी एनालिसिस में क्या होता है कि हजार्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। और मतलब कोई भी अगर काम करना है, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे में क्या है कि कोई भी अगर काम करना है, कोई जैसे प्लांट चलते चलते जो है कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि जैसे कोई लाइन लीक कर गई, ठीक है, तो उसका जो है वो जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना है, तभी उस काम को करने जाना है। ये नहीं कि जो है इमरजेंसी आपने देखा लाइन लीकेज है, तुरंत पहुंच गए जो है अटेंड करने, नहीं। पीएसएम ये हमें कहता है
कि कोई भी अगर काम करना है तो उसका जो है अगर बहुत क्रिटिकल है तुरंत करना है तो उसका जो है जॉब सेफ्टी एनालिसिस कीजिए। यानी कि जो है उस जॉब को करने से पहले क्या क्या उसमें हजार्ड्स है उसके बारे में बताइए, और उस हजार्ड से बचने का क्या उपाय है वो आप बताइए, तब जाके उस काम को कीजिए। तो देखिए जैसे मैंने छोटा सा जॉब सेफ्टी एनालिसिस जैसे बनाया है, तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस में सबसे पहले लोकेशन का नाम होता है कि किस लोकेशन पे काम है। ठीक है, जैसे यूरिया प्लांट है तो 11 यूनिट के वैक्यूम सेक्शन में काम है। जॉब की एक्टिविटी क्या है, तो जॉब मतलब क्या करना है आपको, तो मैन होल खोलना है अमोनिया वेसल का क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। सपोज कीजिए जल्दी जल्दी हमें क्लीनिंग कराना है तो जो है एक तरह से मैन होल खोलना है अमोनिया वेसल का। ठीक है, और उसका थोड़ा सा एक्टिविटी में थोड़ा सा ये डिटेल ले लेते हैं कि जो वेसल का खोलना है उसका टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर क्या रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर उसका मान लो जो है 45 डिग्री मैक्सिमम रहता है अमोनिया का, और मिनिमम में -20 सेंटीग्रेड है। प्रेशर 22 kg है, और जॉब कैरी आउट मतलब कौन करा रहा है ये काम, तो उसका नाम लिखा होना चाहिए। तो इतना हमने जो है बना दिया कि लोकेशन दे दिया, एक्टिविटी क्या करनी है, प्रेशर और टेम्परेचर वेसल का बता देंगे। तो इतना तो हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रहेगा। इसके अलावा जो है बेसिक जॉब जैसे मेन होल खोलना है तो उसका सीक्वेंस होगा कुछ। ये नहीं कि डायरेक्ट मेन होल खोलना है। सबसे पहले जो है मेन होल को खोलने से पहले हम क्या कहेंगे, वेसल को जो है ड्रेन करेंगे, डिप्रेशराइज करेंगे। उसके बाद जो है जब ड्रेन हो जाएगा, डिप्रेशराइज होगा, पर्ज आउट हो जाएगा, उसके बाद जो है मेन होल का कवर ओपन करेंगे। और जब मेन होल का कवर ओपन हो गया तो मेन एंट्री कराएंगे। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा कि सबसे पहले ड्रेन, डिप्रेशराइज, उसके बाद जो है पर्जिंग, उसके बाद जो है मेन होल को ओपन कराना, फिर वेसल एंट्री कराना। ये सारे सीक्वेंस हम बता देंगे कि इतनी एक्टिविटी उस वेसल पे होनी है। अब इसी से रिलेटेड हम हजार्ड्स उनको बताएंगे कि ड्रेनिंग और डिप्रेशराइजेशन में क्या हजार्ड्स आ सकता है, मेन होल का कवर जो निकलेगा तो क्या हो सकता है, ये पोटेंशियल हजार्ड्स उनको हम बताएंगे। अभी मैंने जो है एक ही को पूरा एक्सप्लेन किया। जैसे ये हो गया, उसके बाद मेन एंट्री कराएंगे तो क्या पोटेंशियल हजार्ड्स होगा। तो मेन एंट्री जब कराएंगे तो हो सकता है कि जब व्यक्ति अंदर जाए तो ऑक्सीजन लेवल लो मिल जाए। उसके अलावा जो है हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, कोई इलेक्ट्रिक की जो है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कुछ एनर्जाइज है तो वो हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या जो है अंदर जो है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है या अमोनिया की प्रेजेंस हो सकती है, तो व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस हो सकता है, या अमोनिया ज़्यादा लग जाए तो जो है एक तरह से इमरजेंसी आ सकती है उसके हेल्थ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा पोटेंशियल हजार्ड्स है कि आदमी अंदर जाएगा तो ये हजार्ड्स उसके साथ होगा। इसके अलावा बहुत और भी जो है लिख सकते हैं हम कि लाइट की कमी हो सकती है, स्लीपिंग का जो है चांस है, ट्रिपिंग का चांस है। ठीक है, या कुछ इनसाइड जो है कुछ हजार्ड्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, हर पोटेंशियल हजार्ड्स दिखा देंगे। उसके बाद हमने सेफ गार्ड क्या रखा, तो मान लो ऑक्सीजन अगर लो होगा तो मैं तो उसको ऐसे बी सेट प्रोवाइड करा के या ऑनलाइन एयर मास्क पहना के अंदर भेज रहा हूँ, तो हमारा ऑक्सीजन का मामला ख़त्म। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल लो हो या हाई हो, हम तो उसको ऑनलाइन एयर मास्क पहना कर भेज रहे हैं, तो ये सब मामला ख़त्म। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है उसको लग जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसको जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो दिया है अंदर देखने के लिए, हमने जो है 24 वोल्ट वाला दिया है। तो 24 वोल्ट वाला जो एक तरह से हैंड लैंप होता है, वो जो है उतना झटका नहीं देता है, व्यक्ति के शरीर के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है, है ना। उसमें उतना करंट नहीं रहता कि वो व्यक्ति की जान ले ले। ठीक है, तो 24 वोल्ट की हमने देख के जो है इलेक्ट्रिक शॉक से जो है बचा लिया। या ईएलसीबी का भी यूज कर दिया कि मान लो कि अगर लीकेज हो, करंट का लीकेज हो, तो उसके लिए ईएलसीबी यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, तुरंत ब्रेक कर देगा और जो है शॉक से बच सकता है। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए ह्यूमिड टेम्परेचर है या अमोनिया है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने इंश्योर कर लिया है क्या करके, एलईएल चेक कर लिया तो 25 ppm से कम है। WBGT देख लिया कि कितने टाइम तक अंदर रहना है, कितने टाइम तक बाहर जाना है। हाँ, और ये सब चीज़ें जो है फायर एंड सेफ्टी से भी
क्लियर करा लिया। ठीक है, हमने ये काम करा लिया। उसके बाद जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी है, कौन कौन ये काम किया उसका यहाँ पे रहेगा। प्रोसेस ने किया या मैकेनिकल ने किया या फायर एंड सेफ्टी ने किया। तो ये हमने जो है थोड़ा सा जो है एक जो है एक तरह से कोई भी जॉब कराना है तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस हमने कर दिया। इसके बाद जब मैं काम कराऊंगा उससे, वो जाएगा क्लीनिंग वगैरह करेगा, तो इतना सब अगर मैं करके भेजूंगा तो उसको जो है हजार्ड्स होने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है थोड़ा सा हाई लेवल जो हीरा होता है, हीरा में भी यही करते हैं। हीरा में भी जो है जो कोई भी काम कराने से पहले जो है उसका रिस्क, उसका हजार्ड्स क्या है, उसको कैसे जो है कंट्रोल करना है, ये उसमें भी करते हैं। बट ये जो है थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद जो है काम करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, जैसे हीरा क्या है, तो हीरा का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट से ही पता चल रहा है कि जो है इसका पर्पज़ क्या है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड्स, यानी कि आइडेंटिफाई करना जो पॉसिबल हजार्ड्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद जो है कोई एक्टिविटी प्लान करना कि करना है या नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी वही काम है। जैसे आपका ये मैंने डायग्राम बना दिया है, एक डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, कि ये क्रूड ऑयल का टैंक है, ये वॉल है, वॉल से ये फ्लेंज, वॉल का फ्लेंज है, साइड में एक जो है लाइन में वेंट दे रखा है, लाइन का एक ड्रेन भी दे रखा है, और बीच में कोई पिन होल लीकेज है जहाँ से क्रूड ऑयल जो है लीक कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो पंप का सक्शन लिया और उसके बाद पंप ने डिस्चार्ज किया, ये आपका क्रूड ऑयल है और ये इसकी एक्टिविटी है। और इसमें काम क्या कराना है, हमें ये लीकेज अटेंड करना है, पिन होल लीकेज को अटेंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या क्या रिस्क है, एसोसिएटेड रिस्क इसका आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसका रिस्क क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर इसका रिस्क हम देखेंगे तो इसमें रिस्क आपका जो है एक ही मुझे लगता है कि इसमें जो है रिस्क आपका कि जब इसको अटेंड करने जाएं तो हो सकता है कि आग वाग लग जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल है, फ्लेमेबल है। तो इसका रिस्क सबसे यही है कि आग लगने का खतरा है। अगर यहाँ आग लगा, पूरा टैंक में आग लगा, ब्लास्ट हो जाएगा जो है, तो फायर का यहाँ पे सबसे बड़ा हजार्ड्स है, यहाँ फायर हजार्ड्स है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई हमने इसको अटेंड करने से पहले अब हमें क्या करना है, इसका हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना है। तो हजार्ड्स आइडेंटिफाई हमने कर दिया कि हो सकता है इसमें आग लगने का खतरा है। अब जब आग लगने का खतरा है तो उससे बचने का जो है हमारा जो है क्या क्या एक्टिविटी रहेगी, वो सब हमें देखना है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हीरा यानी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट करेंगे। तो इसमें जो है 5 जो है एक तरह से हजार्ड्स कंट्रोल टेक्निक है। ठीक है, उस वो आग न लगे उसके लिए हमें जो है 5 चीज़ों के बारे में देखना है। पहला जो टेक्निक है, उस आग न लगने से यानी कि हजार्ड कंट्रोल करने की जो 5 जो टेक्निक है, उसमें पहला है एलिमिनेशन, यानी कि आप जो है ऐसा काम करो कि ये आग लगने का चांस ख़त्म हो जाए। तो आग न लगने का जो चांस है वो ये है कि मान लो पिन होल लीकेज है, तो यहाँ पे आप वेल्डिंग करोगे, तो वेल्डिंग करोगे तो आग लग जाएगी। तो ऐसा करो कि एलिमिनेट कर दो, ये जो काम है ये एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट के सबसे पहले एलिमिनेशन आता है, यानी कि जो है कंप्लीट हजार्ड्स रिमूव, यानी कि हजार्ड्स को पूरी तरह से रिमूव भी कर दो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आइसोलेशन वाल है ये टैंक के पास वाला, वहाँ से फ्लेंज को पहले आइसोलेशन वाल बंद कीजिए। ये पंप के सक्शन का जो आइसोलेशन वाल है उसको बंद कर लीजिए पूरी तरह से, और फ्लेंज इधर से खोल लीजिए, इस वाल से और इस वाल से, दोनों तरफ से वाल का जो है फ्लेंज खोल के लाइन को हटा दीजिए। डायरेक्ट पुरानी लाइन जो है जो पिन होल लीकेज है उस लाइन को ही पूरा हटा के यहाँ पे जो है नई लाइन जो है उसी साइज के सेम टू सेम जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग आप करोगे नहीं, आपका काम हो गया, पिन होल लीकेज भी अटेंड हो गया, नई लाइन प्रोवाइड हो गई, और इसमें जो है कोई कटिंग वेल्डिंग कुछ नहीं हुआ, तो आग लगने का खतरा ख़त्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, यानी कि कम्प्लीटली
हजार्ड्स को रिमूव करना। लेकिन सोचिए यहाँ पे एलिमिनेशन हम किए तो हमारा पूरा लाइन पाइपलाइन को हटाना पड़ रहा है एक पिन होल लीकेज की वजह से। तो ये सही नहीं है क्योंकि बहुत कॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें भैया हम कहेंगे कि नहीं यार, इस छोटे पिन होल के लीकेज के लिए हम जो है इतना जो है लॉस नहीं सहेंगे, इतनी लंबी लाइन है, इतनी महंगी लाइन है, हम जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते प्रॉपर। तो भैया हमारा जो एलिमिनेशन का जो प्लान था वो हो गया फेल, हम एलिमिनेशन नहीं करेंगे। दूसरी टेक्निक क्या कहती है? दूसरी टेक्निक कहती है कि मान लो आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, करना ही पड़ रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कीजिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हाई रिस्क को लो रिस्क में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आग तभी लगेगी ना जब इनसाइड जो है क्रूड ऑयल रहेगा। तो आप अगर प्रॉपर से क्रूड ऑयल को जो है एक तरह से ड्रेन करके वेंट जहाँ पे है वेंट के पोजीशन पर नाइट्रोजन की पाइपलाइन लगा दो और यहाँ पे ड्रेन वाल खोल दो, जो क्लोज ड्रेन वाल, और नाइट्रोजन से खूब पर्जिंग कर लो, एक आध घंटे 2 घंटे खूब भयंकर नाइट्रोजन से पर्जिंग कर लो। तो पूरी लाइन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब हो जाएगी तो उसमें अगर आप कटिंग वेल्डिंग करेंगे तो आग लगेगा नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल के पार्टिकल नहीं रहेंगे। तो ये कहलाता है एलिमिनेशन टेक्निक, है ना, यानी कि फ्लश करना है प्रॉपर नाइट्रोजन से। तो ये हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ये अप्लाई हम करेंगे। तीसरी टेक्निक और क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में जो है आइसोलेशन होता है व्यक्ति से और जो है हजार्ड्स के बीच में आइसोलेशन। तो आइसोलेशन हमने कर दिया, आइसोलेशन दोनों तरफ से वाल बंद कर दिया, ठीक है। चौथा जो टेक्निक कहता है एडस जो है चौथा जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वही एसओपी। तो ये हॉट वर्क का परमिट बनेगा, वो पूरा कैसे एसओपी में प्रॉपर जैसे जैसे मेंशन है वैसे वैसे काम करना है, तब ये काम होगा। और इसके अलावा जो पीपीज लास्ट जो है हजार्ड्स कंट्रोल की टेक्निक है पीपीज का यूज़ करना। तो पीपीज पूरा प्रॉपर होना चाहिए, ग्लव्स और A to Z सब A to Z अगर आपके पास है तो आप इस माइनर लीकेज को जो है अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हीरा में काम कराने से पहले हमने क्या किया, हजार्ड्स को कंट्रोल किया। जब हजार्ड्स को कंट्रोल कर लिए उसके बाद दूसरा आता है रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स पे जाएंगे। रिस्क मैट्रिक्स हमारा ये कहलाता है कि जो काम करते वक्त जो है क्या क्या जो है प्रॉब्लम, मतलब काम अगर करा रहे हो, मान लीजिए इतना करके काम कराए तो उसका कंसिक्वेंस क्या क्या मिल सकता है। तो हो सकता है अगर प्रॉपर फ्लशिंग नहीं हुई हो तो हो सकता है कि जो है कैस्ट्रोट्रोपिक जो है एक तरह से कंसिक्वेंस हो जाए, यानी कि मान लो कि इतना सब कुछ कर रहे फिर भी आग भयंकर लग गई तो उसमें आदमी की जान भी जा सकती है। या मेजर क्या हो सकता है, मेजर जब या तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, या सीरियस इंजरी हो सकती है जिसमें हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट के लिए 2-4 साल लग जाएं, या मॉडरेट अगर होगा तो जो है मेडिकल ट्रीटमेंट एक आध महीने की दे सकते हैं, या माइनर है तो मतलब थोड़ा बहुत जल गया तो हो सकता है कि वो फर्स्ट एड से ही काम चल जाए, या इनसिग्निफिकेंस यानी कि कोई हजार्ड्स होगा ही नहीं। तो ये उसके अब जो है रिस्क मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें कंसिक्वेंस हम पता लगाएंगे कि मान लो अगर इतना सब कुछ कर भी लिए फिर भी अगर लग गया आग तो उस केस में क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, परमानेंटली डिसेबिलिटी हो सकती है, मेजर इंजरी हो सकती है, मॉडरेट इंजरी हो सकती है, या कोई इंजरी नहीं हो सकती। ये हमारा जो कंसिक्वेंस है। और इसका चांस अब देखेंगे कि जो है कैसे ये मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंस अब देखेंगे कि क्या मतलब ऐसा कब तक हुआ है। तो सर्टेन टू अकर मतलब कि ऐसे पिन होल लीकेज बार बार होते रहते हैं तो यानी फ्रिक्वेंसी हाई। इसके बाद वेरी लाइकली यानी कि ये पिन होल लीकेज का बहुत कम मतलब वेरी लाइकली यानी कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, या पॉसिबल यानी कि ये जो है ये ऐसे लीकेज मिलते ही रहते हैं, या अनलाइकली यानी कि जो है ये कुछ टाइम पे ही जो है देखने को मिलता है, या रेयर रेयर में आपका जो है ये कभी ऐसा लीकेज देखने को नहीं मिला। यानी कि जो आपका लीकेज का है उसको देखते हैं कि ये लीकेज जो है क्या ये रेगुलर पास्ट के हिस्ट्री से निकालेंगे कि
और कहाँ कहाँ किस लाइन में पिन होल लीकेज हुआ था, क्या ये रोज़ होता है, क्या ये कभी नहीं होता है, या क्या ये कभी कभी होता है, या जो है या 2 साल बाद होता है, ठीक है। ये इसे लाइक्लीहुड कहेंगे। फिर तीसरा जो है रिस्क मैट्रिक का जो पार्ट लेंगे वो है रिस्क लेवल रेटिंग। जो आप रिस्क लेंगे उसका लेवल की रेटिंग निकालेंगे, यानी कि जो है जो पिन होल लीकेज है तो क्या वो क्रिटिकल है, तो अगर क्रिटिकल है तो उसको तुरंत अटेंड कराइए, इमीडिएट एक्शन नीडेड है। अगर रिस्क लेवल रेटिंग हाई है यानी कि उससे 1 आध 2 दिन में आपको हर हालत में कराना है। मॉडरेट है तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद करा लो, या पिन होल लीकेज अभी मत कराओ। या लो है तो यानी कि जो है आपको 2 या 3 हफ्ते बाद भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या वेरी लो है तो हो सकता है इतने लीकेज पे हम काम चला लेंगे, हम अगले नेक्स्ट ATR में यानी एनुअल टर्न राउंड में या नेक्स्ट शटडाउन में कराएंगे ये काम, ठीक है। तो ये रिस्क लेवल रेटिंग भी निकाल लेंगे। उसके बाद जब रिस्क लेवल रेटिंग निकालेंगे तो एक नंबर निकल के आएगा। नंबर अगर 1 और 4 के बीच में आएगा तो वो रिस्क एक्सेप्टेबल है, तो तुरंत आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कहीं कहीं 1 से 2 के बीच में होता है, कहीं 1 से 4 के बीच में होता है, तो जो अगर 1 से 2 के बीच में नंबर आ रहा है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, 1 से 2 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप काम कराइए, रिस्क जो है एक्सेप्टेबल है, आप काम कराइए। अगर 1 से 2 से ऊपर आ रहा है तो भैया काम नहीं कराना है, फिर से जो है रिव्यू होगा, फिर से सब कुछ होगा, A to Z उसका सब सब कंसिक्वेंस देखा जाएगा, लाइक्लीहुड देखा जाएगा, रिस्क लेवल रेटिंग की जाएगी, और जो है फिर से हजार्स कंट्रोल टेक्निक लगाई जाएगी, कुछ और किया जाएगा, तब काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो इतना सब कुछ जो है जो है ये हीरा के अंतर्गत होता है। जैसे एक हमारा ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जो है हमें एक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि जो है स्टेनर क्लीनिंग करानी है हमें, तो स्टेनर क्लीनिंग करानी है तो कोई कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर का मतलब नहीं, इससे इजीली आपको बता दे रहे हैं। हाँ, ये पहला ऑप्शन लेते हैं कि जैसे ये हमारा जो है 1000 हीरा बनाया गया है, तो हीरा में सब कुछ जो है कब बनाया जाता है, कौन कौन बनाया है, कब जो है कैरिट हुआ, उसका जो है लोकेशन क्या था, जो है इक्विपमेंट का नाम क्या था, नंबर वगैरह वो सब भर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारा जो एक्टिविटी होगी, हमारी एक्टिविटी होगी कि सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे हम, उसके बाद उसको ड्रेन करेंगे। कोई वेसल पे काम सपोज करना है तो वेसल को आइसोलेट करेंगे और वेसल को ड्रेन करेंगे। तो उस केस में क्या क्या पोटेंशियल हजार्स आएगा वो बताएंगे हम, कि हो सकता है जो है एफ की का जो यूज कर रहे हैं हम वो स्लिप कर जाए, या स्लिप करेगी तो आपके जो है उस पर पर्सनल इंजरी हो जाएगी। या उस केस में जैसे आइसोलेट या ड्रेन कर रहे हो तो फ्लेंज वेन से लीक कर गया तो हो सकता है आप जल जाओगे, यानी कि कंडेंसेट वगैरह जो है आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक तरह से रिस्क में आपको पोटेंशियल इंजरी आ जाएगी, बर्न इंजरी आ जाएगी। उसके बाद जो कौन सा कंट्रोल यूज कर रहे हो आप, तो हम जो है उसको, जैसे जो एफ़ की जो है फिसले ना, उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमने स्टैंडर्ड एफ़ की लगा रखा है जिसको फिसलने का चांस बहुत कम है, ठीक है। और मान लो कि अगर कंडेंसेट जो है आ जा रहा है तो उसके लिए क्या कंट्रोल किए हो, तो हमने क्या किया, कंट्रोल ओपनिंग ऑफ ड्रेन यूजिंग नाइट्राइल डिप हैंड ग्लव्स। तो हम जो है मान लीजिए अगर फ्लेंज वेंज कुछ भी बंद करते वक्त जो है ग्लैंड मार दिया वॉल का, तो उसके लिए हमने जो है ग्लव्स का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो है लाइक्लीहुड ये कितनी बार होता है, तो बहुत बार आता है तो उसका नंबर दे दिया गया। एक्सपोज होगा तो ये सारी जो है पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है कि क्या क्या एक्सटेंडेड इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकते हैं, और या जो है कौन कौन सा जो है इंजरी हो सकती है वो है। इसके इसके बाद जो है कौन सा आपने जो है टेक्निक लिया है, इसको एलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है, या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल क्या है, या जो है प्रोटेक्टिव PPEs का यूज़ किया है, किस तरह से आप जो है ये काम करा रहे हो। तो ये सब करके जो है नंबर हमें मिलेगा। नंबर देखिए, रिस्क रेटिंग नंबर में 2 लिख के आया है, तो 2 जो है RA यानी कि रिस्क एक्सेप्टेबल है, काम कराइए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग लेवल पे, बहुत ही जो है बड़े लेवल पे जो है
कोई भी काम कराना है तो इतना सब कुछ करने के बाद जो है हम जो है कोई एक्टिविटी करते हैं। तो सोचिए जब इतना सब कुछ होगा तो जो है एलओपीसी का जो लॉस ऑफ प्राइमरी कंटामिनेंट का काम चांस कम हो जाएगा, इक्विपमेंट फेलियर का काम कम हो जाएगा, व्यक्ति के इंजरी होने का काम कम हो जाएगा। कुल मिला के यही है कि किसी भी प्रकार का इंजरी न हो। ठीक है। चौथा होता है हेज ऑफ स्टडी। हेज ऑफ स्टडी का काम जो है हम बेसिकली जो है जब डिजाइन करते हैं कोई चीज़ शुरुआती दौर में, या कोई जैसे इसमें लिखा है कि हैजार्ड्स एंड ऑपरेबिलिटी इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिटरमाइन पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट मे बी अनकवर बाय रिव्यू द सेफ्टी ऑफ डिजाइन एंड रीविजिटिंग जो है एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑपरेशन इन केमिकल प्लांट। देखिए हेज ऑफ स्टडी में क्या होता है, ये बेसिकली जब कोई प्लांट की डिजाइन की जाती है उस समय किया जाता है। और इसके अलावा भी कभी कभी अगर मान लो प्लांट लग भी गया तो भी जो है कुछ अगर चेंज करना है या जो है फिर से रिव्यू करना है तो भी हम कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल है हेज ऑफ का। जैसे ये अगर आपको बॉयलर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है तो आपको मालूम होगा कि डेरिएटर के अकुमुलेटर से जो है हमारा फीड वाटर पंप सक्शन लेता है और डिस्चार्ज में एनआरवी लगी है और फीड स्टेशन में कंट्रोल वाल लगा है, फ्लो को कंट्रोल करता है। फिर वो पानी कोल्ड इकोनोमाइजर में जाएगा, फिर हॉट इकोनोमाइजर में जाएगा, फिर बॉयलर के ड्रम में चला जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पर्पज लेंगे, हम पर्पज एक ले लेंगे कि हमें जो है फीड वाटर पंप से पानी को बॉयलर ड्रम में भेजना है। ठीक है। अब पंप से लेके बॉयलर ड्रम के बीच में जो है क्या क्या जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, हजार्ड्स के क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले फ्लो के रूप में अगर लेंगे तो हो सकता है कि जो फ्लो जो है हाई हो जाए। ठीक है। फ्लो जो है जो हम भेज रहे हैं पंप से बॉयलर ड्रम में, तो उसका हो सकता है कि जो पानी का फ्लो है ज़्यादा हो जाए। तो पानी का फ्लो ज़्यादा कब होगा, वो तभी होगा जब आपका जो है कंट्रोल वाल जो है यहाँ पे जो कंट्रोल वाल FV लगाए हो वो फेल हो जाए, यानी कंट्रोल वाल फेल हो जाए, या जो है दूसरा पंप भी मान लो स्टैंड बाई भी फीड पंप लगा है वो भी चल जाए, दूसरा पंप चल जाए, कंट्रोल वाल फेल हो जाए, या सक्शन प्रेशर एकाएक ज़्यादा बढ़ जाए तो आपका जो फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो या ऑपरेटर की गलती से कुछ जो है फ्लो बढ़ सकता है ना, बढ़ा दिया जो एडेसियस फेलियर वगैरह की वजह से। ठीक है। तो उसके बारे में वो डेविएशन हम देख लेते हैं। ठीक है। और उसका पॉसिबल कॉज भी हम पता कर लिए। इसी तरह अगर फ्लो कम हो जाए तो उसका पॉसिबल का काम मतलब कॉज क्या है, हेजोप का मतलब हजार्ड्स एंड ऑपरेबिलिटी, क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं उसका जो है अप्रोच हमें करना है। तो वहीं जो अगर फ्लो जो है हाई हो गया तो क्या पॉसिबल था, अगर फ्लो लो हो गया, कम हो गया तो क्या हो सकता है। तो अगर जो है फीड वाटर का फ्लो कम हो गया तो हो सकता है हॉट इकोनोमाइजर की ट्यूब लीक कर गई या कोल्ड इकोनोमाइजर की ट्यूब लीक कर गई, जहाँ से पानी जो है ड्रम में न जाके उधर ही कहीं गिर जा रहा है ना। या फीड कंट्रोल वाल जो है फेल हो गया, वो जो है ऑटोमेटिक उसका इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो गया होगा तो वो तुरंत बंद हो गया होगा तो इसलिए फ्लो कम हो गया। या पंप केविटेट हो गया जो भेज ही नहीं पा रहा है, या सक्शन पंप का सक्शन स्ट्रेनर चोक हो गया है जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं दे पा रहा है। तो जो है हाई फ्लो पे क्या पॉसिबल कॉज है, लो फ्लो पे क्या पॉसिबल जो है पॉसिबल कॉज है, या नो फ्लो यानी कि बिल्कुल फ्लो नहीं है। तो उसका ये हो सकता है कि पावर सप्लाई पंप की ख़त्म हो गई, कंट्रोल वाल स्टक हो गया, बहुत भयंकर कहीं लीकेज हो गई, NRV स्टक हो गई, पाइपलाइन रेप्चर्ड कर गई है, कहीं ब्लॉकेज हो गया है, या पंप फेलियर हो गया, तभी जो है फ्लो एकदम जीरो हो गया। तो ये सब पॉसिबल जो है कॉज हम देखते हैं हेज ऑफ स्टेडियम में, है ना। उसके बाद हो सकता है कि फ्लो जो है बैक हो जाए, यानी कि बैक फ्लो हो जाए। तो बैक फ्लो तभी होगा जब आपका NRV जो है काम नहीं करेगी। NRV का काम है यूनिडायरेक्शनल फ्लो देना, वो काम नहीं की तो बैक फ्लो मार देगा। ठीक है। या मोटर का कनेक्शन ही गलत कर दिया गया हो तो वो उल्टा घूम रहा हो। ठीक है। यह जो है प्रेशर डिफरेंस से बहुत इनकरेक्ट हो गया हो। जैसे यहाँ पे अगर ड्रम में भेजते हैं तो ड्रम का प्रेशर हमेशा
पंप के प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। तो सपोज करो ड्रम का प्रेशर बढ़ गया और पंप का प्रेशर कम हो गया तो बैक फ्लो मार देगा। तो ये सब चीज़ें हमें जो है एक हेज ऑफ स्टडी में पढ़ते हैं। सबसे पहले पैरामीटर लेते हैं, उसका डेविएशन क्या क्या हो सकता है वो पढ़ते हैं, पॉसिबल क्या कॉज क्या है वो सब स्टडी करते हैं। और जो है इसके अलावा जो है वो तो हमने फ्लो का लिया, फ्लो का, ठीक है, पानी के फ्लो का। अब पानी के प्रेशर को लेंगे कि पानी का हो सकता है प्रेशर कम हो जाए, पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, पानी का प्रेशर जो है मतलब कम या ज़्यादा ही हो सकता है। टेम्परेचर लेंगे कि हो सकता है पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, पानी का टेम्परेचर कम हो जाए, या पानी में कहीं से कंटामिनेशन आ गया तो वो हाई कंटामिनेटेड हो जाएगा या लो हो जाएगा, पानी की विस्कोसिटी जो है चेंज हो जा रही है। तो ये सारे पैरामीटर लेके हम जो है जॉब करेंगे हैं, यानी कि जो कौन कौन सा पॉसिबल हज़ार से उसको ढूंढेंगे, ठीक है। अब लास्ट हमारा एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन का क्या है? तो एक्सप्लोजन एक तरह से रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैस है, जिसमें गैस जो है फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और इन्हीं का रैपिड एक्सपेंशन होता है, उसे ही एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। और एक्सप्लोजन का टाइप, तो एक तो फिजिकल एक्सप्लोजन होता है या मैकेनिकल एक्सप्लोजन, ठीक है। मैकेनिकल एक्सप्लोजन जो वो एक्सप्लोजन होते हैं जिसमें कोई रिएक्शन नो नहीं होती है, ठीक है। जैसे बॉयलर का फटना, बॉयलर फटा तो उसमें जो है कोई भी ऐसा तो रिएक्शन की वजह से बॉयलर नहीं फटता है, ठीक है। उसमें जो है आपका जो है उसकी जो है स्टीम के प्रेशर से, स्टीम के टेम्परेचर से वो जो है फट रहा है ना, तो वो फिजिकल में आएगा। इस या आपका जो है BLEV यानी कि बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंशन वेपर है ना, वेपर एक्सप्लोजन, ये जो BLEV जो है आपका फिजिकल जो है उसमें आता है, ठीक है। केमिकल एक्सप्लोजन, तो केमिकल एक्सप्लोजन में जो है वह एक्सप्लोजन जिसकी वजह से जो है केमिकल रिएक्शन होती है, जिसका वजह केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे अगर MIC जो लीक किया था तो उसमें जो है वेसल फट गए थे, तो वेसल में पानी जो है घुस गया था MIC में, तो वो जो उसका उसके साथ इम्पैक्टेबल जो है मटेरियल है, तो वो एकदम तेज़ी से एक्सप्लोड कर गया था। तो केमिकल की वजह से जहाँ पे एक्सप्लोजन होगा केमिकल एक्सप्लोजन, या फिजिकली होगा तो फिजिकल एक्सप्लोजन। और एक एक्सप्लोजन होता है डिटोनेशन। डिटोनेशन क्या होता है कि ये जो है जब एक्सप्लोजन होगा तो एक्सप्लोजन का जो रिएक्शन रेट होगा वो जो है स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होगा, यानी कि जो है इतना तेज फटेगा कि वो इस जो है साउंड की जो स्पीड हम मानते हैं उससे भी जो है तेज हो जाए, ठीक है। तो उसको कहेंगे डिटोनेशन। जैसे डायनामाइट ब्लास्ट करता है तो इतना फास्ट करता है कि उसका जो है रिएक्शन रेट का जो प्रोपगेशन है वो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा हो जाता है। इसी का अपोजिट डिफ्लेगेशन होता है, जिसका जो है एक्सप्लोजन रेट जो है लेस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होता है, जैसे गन पाउडर में जो है जो ब्लास्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है सबसे फेमस जो है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन है। ये मोस्टली किस जो है फ्यूल में आती है, तो ये LPG में सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका जो वेसल है, वेसल के इनसाइड का प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं और एक तरह से फायर वॉल जो है, फायर वॉल का जो फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पूरा का पूरा वेसल जो है आपका फट जाता है ना, ब्लास्ट, एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सप्लोजन के टाइप में वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन है, यानी कि जब जो है ए वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन अकर व्हेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लेमेबल या कंबस्टाइल मटेरियल रिलीज मिक्स विथ एयर एंड इग्नाइट। जैसे जो है वेपर क्लाउड में जो है ये फ्लेमेबल के जो है वो एक जैसे फ्लेमेबल या कंबस्टाइल मटेरियल एक क्लाउड बना लेंगे और फिर एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, फिर कहीं से भी स्पार्क पाएंगे तो तुरंत ब्लास्ट कर देंगे। तो ऐसे जो है वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन उसे कहेंगे। कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, तो ये जो है कन्फाइंड जो है कन्फाइंड एरिया में होते हैं, जैसे वेसल के अंदर, पाइप में, बिल्डिंग में, पिट में। ये कन्फाइंड एरिया में जो एक्सप्लोजन होगा कन्फाइंड वेपर एक्सप्लोजन हो जाएगा। अनकन्फाइंड यानी कि जो है आपका ओपन एरिया में होता है, ठीक है। और एक्सप्लोजन को अच्छे से मैंने जो है एक जो हल्दिया रिफाइनरी में
एक जो है जो 21/12/2021 को हुआ था, उस पर जो है एक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें भी थोड़ा एक्सप्लोजन का बताया है, वो भी देख लीजिएगा। अब एमसीक्यू पे आते हैं, जो आज तक एक्सप्लोजन से या है जो भी इन सबसे पूछा गया है, तो वो है सबसे पहले एलईएल का फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। यूईएल का फुल फॉर्म अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। और फिर है विच एनालिसिस मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड्स अवेलेबल इन जॉब। तो जॉब कोई काम करते हैं जॉब, तो उस केस में जो है पोटेंशियल हज़ार को ढूंढने के लिए जो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो जो अभी हमने बताया था जॉब सेफ्टी एनालिसिस जेएस से, ठीक है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट यानी पीएसएम के कितने एलिमेंट, 14 एलिमेंट। और फिर कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले आप जो है क्या करोगे, तो इसमें जो है सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस एंट्री में हम जो है एलिमिनेट करेंगे, यानी कि ऐसा काम करें कि जाना ही ना पड़े, या हजार्ड्स को कंट्रोल करेंगे, और उसके अलावा आइसोलेशन करेंगे, यानी कि इन सब जो है कंट्रोल टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉइस लेवल जो व्यक्ति के जो है व्यक्ति को बहरा बना सकती है, वो कितना किससे ऊपर नहीं, मतलब कितना जो है लिमिट उसकी दी गई है, तो 85 डेसिबल। 85 डेसिबल से ऊपर नॉइस को में आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट हियरिंग लॉस एट अ वर्क प्लेस। अगर आपका वर्क प्लेस में 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर आवाज़ है, तो आप क्या करोगे, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेंगे, यानी कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो एसओपी चेक लिस्ट ऐसी प्रोवाइड करवाएंगे, ऊपर से आदेश करवाएंगे कि भैया ये जो है इस पे अलग जो है रूल बनाओ, इतना हम नहीं सह सकते, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेसिक थिंग दैट शुड बी डन इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक बिल्डअप। देखिए, अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज डेवलप से आग लगने का चांस है, वहाँ पे आप क्या करोगे, तो वहाँ पे हम अर्थ जो है अर्थिंग बॉन्डिंग ग्राउंडिंग ये करके जो है हटा देंगे, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर व्यक्ति को कपड़े से लपेट, मतलब कपड़े कह रहा हूँ, चादर से थोड़ा सा लपेट दिया जाए और रगड़ दिया जाए, तो उसके अंदर जो है स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अगर वो जो है गैस के सिलेंडर पे हाथ रख देगा, अगर गैस को आपने खोल दिया है थोड़ा सा चूल्हे को, तो चूल्हे पे तो वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, किसकी वजह से, स्टैटिक जो है चार्ज डेवलपमेंट की वजह से। तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो अर्थिंग बॉन्डिंग ग्राउंडिंग का यूज करना है, ठीक है। डेसिबल किसकी यूनिट है, तो साउंड की है। नेक्स्ट है द वेरी फर्स्ट थिंग्स यू शुड इफ़ यू आर द फर्स्ट विटनेस या डिस्कवर एन एक्सीडेंट ऑन जॉब साइट। अगर आप जो है कोई इंसिडेंट देख रहे हैं, तो आपका पहला काम क्या है, तो हम सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। चाहे आपका जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, अलार्म अलार्म का जो है एक तरह से है, मैनुअल कॉल पॉइंट वगैरह, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टास्क रिस्क एनालिसिस। टास्क रिस्क एनालिसिस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट है टू कंट्रोल द रिस्क एसोसिएटेड विद द वर्क। काम जो कर रहे हैं उसमें जो है रिस्क को कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट को आप हैंडल कर रहे हो, तो उस केस में किस टाइप का ग्लव्स आप यूज करेंगे, तो पीवीसी से बना हुआ ग्लव्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल डू इन केस ऑफ केमिकल लाइक क्लोरीन, कास्टिक सोडा या सल्फ्यूरिक एसिड इंटर योर आइस। अगर आपके आँख में जो है सल्फ्यूरिक एसिड या कास्टिक सोडा चली जा रही है, तो आप क्या करोगे, तो आप जो है फ्लश योर आइस सफिशिएंट वाटर से 10 या 15 मिनट फ्लश करना है, पानी से आपको धुलना है 15 मिनट तक बहते हुए, ठीक है। नॉन स्पार्किंग टूल किसका बने होते हैं, तो ये ब्रास के बने होते हैं। एन इलेक्ट्रिक फायर अकर व्हाट शुड डू डन फर्स्ट। तो अगर इलेक्ट्रिक फायर है, तो सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि मेन पावर सप्लाई को बंद रखना, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्सप्लोजिव हजार्ड्स इन्वायरमेंट। तो एक्सप्लोजिव हजार्ड्स इन्वायरमेंट वह इन्वायरमेंट है जहाँ पे एक्सप्लोजिव मिक्सचर का बन जाना होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या रिजल्ट हो सकता है, तो एक स्पार्क जनरेट हो सकता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता है, ठीक है। टू मेन एलिमेंट फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जो दो एलिमेंट जो आपके मैनेजमेंट कम्युनिटी है और
सभी व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, तो वहीं जो है एडवर्स इफेक्ट से बचना, ठीक है। चेकलिस्ट पर जॉब सेफ्टी एनालिसिस कंसिस्ट, तो जो चेकलिस्ट में जॉब एनालिसिस हम करते हैं उसमें क्या क्या रहता है, तो एक तो वर्क एरिया, कहाँ पे काम करना है उस वर्क एरिया का नाम, जैसे हमने यूरिया प्लांट बताया था। उसके बाद मटेरियल क्या हैंडल कर रहे हो, तो अमोनिया था। मशीन जो है मशीन का टैग नंबर रहेगा और कौन सा टूल है ना, ये चार चीज़ें हम देखते हैं। उसके अलावा हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन मेन पर्पज़ क्या है, तो वहीं और इसमें नॉट लिखा है, हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन मेन पर्पज इज नॉट, तो इसका मेन पर्पज ये नहीं है कि एस्टिमेट जो है एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, ये इसका पर्पज नहीं है। फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट का फर्स्ट स्टेज क्या है, तो आइडेंटिफाई द हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। लोटो सिस्टम से लोटो सिस्टम अप्लीकेबल फॉर, तो लोटो सिस्टम किसके लिए अप्लीकेबल है, तो मोटर को डेनराइज कराने के लिए। व्हाट शुड बी मटेरियल ऑफ टूल वी यूज व्हेन डूइंग मेंटेनेंस जॉब ऑफ हाइड्रोजन गैस पाइपलाइन। हाइड्रोजन गैस पाइपलाइन पे अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले किस टाइप का मटेरियल यूज करोगे, तो ब्रास के नॉन स्पार्किंग टूल जो है उसका यूज करेंगे। नहीं तो थोड़ा सा भी ठोका पीटे किए, इस स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ, तुरंत जो है ना हाइड्रोजन गैस बहुत फ्लेमेबल है, तुरंत ब्लास्ट कर देगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट, इन सब में सबसे हैवी कौन सा है, तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये जो है सबसे इन चारों में से सबसे हैवी H2S है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है गैस की जो पाइपलाइन का कलर है वो किस कलर की होती है, तो वाइट होती है। और ये पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच इज़ द पायरोफोरिक इन नेचर, तो इसमें जो है आयरन सल्फाइड। पायरोफोरिक मटेरियल के बारे में समझ लीजिए थोड़ा। पायरोफोरिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तुरंत आग पकड़ ले, है ना, तो उसे पायरोफोरिक मटेरियल कहेंगे। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर डीजल का कितना होता है, तो 210 डिग्री होता है। कूलिंग वाटर की पाइपलाइन का कलर क्या होता है, तो वो ब्लू होता है। इसको मैंने थोड़ा स्टार किया है, इसको एक बार बताना क्या ये सही है कि गलत, ठीक है। हाइड्रोजन का एक्सप्लोजिव लिमिट क्या है, तो 4 मिनिमम है एल और मैक्सिमम जो यूएल जो है 75, 4 से 75, ठीक है। हाइड्रोजन का फ्लेम किस कलर का होता है, कई बार ये गुजरात में रिफाइनरी में सब जगह पूछा गया है ये, कि हाइड्रोजन का जो है फ्लेम का कलर कैसा होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट, वो दिखता नहीं है, आग लगेगी तो दिखेगी नहीं आपको, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। पेट्रोलियम क्लासिफिकेशन जो किया गया है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तो किस बेस पे किया गया है, तो फ्लैश पॉइंट के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। विच गैस यूज इन रिफाइनरी फॉर इनर्ट्स एटमोसफेयर क्रिएट, तो इनर्ट्स नेचर के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट जो है किससे मेजर की जाती है, तो एक्सप्लोजिव मीटर से मेजर की जाती है। इन केस हाइड्रोजन सल्फाइड अगर लीक हो जा रही है तो आपको कैसे भागना है, तो क्रॉस विंड डायरेक्शन में भागना है, ठीक है। एल और यूएल मेथेन का कितना होता है, तो 5 से 17। एल यूएल जो है एसिटिलीन का कितना है, तो 2.5 से 100%। इसके अलावा जो द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस वेयर द रेट ऑफ इवोपरेशन एक्सीड द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। एंड इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कॉजिंग सेल्फ इग्निशन नोन एज, तो उसे स्पॉन्टेनियस कंबसन कहेंगे। BLEV का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन है। द एक्सप्लोजन दैट प्रोपोगेट द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड से ऊपर एक तरह से एक्सप्लोजन जो प्रोपोगेट करता है उसको डिटोनेशन कहते हैं। बॉयलर का एक्सप्लोजन किस टाइप का एक्सप्लोजन है, तो ये मैकेनिकल एक्सप्लोजन है। MECH थोड़ा सा कट गया, मैकेनिकल एक्सप्लोजन, ठीक है। डायनामाइट का ब्लास्टिंग जो है किस टाइप का एक्सप्लोजन है, तो ये केमिकल एक्सप्लोजन है। जोन जीरो क्या होता है, तो जोन जीरो एक तरह से हजार्ड्स लेवल ऑफ रिस्क इन हजार्डस एरिया, मतलब ये जो है हाई, जहाँ पे एक तरह से जो सबसे ज़्यादा हजार्डस एरिया है उसको कहेंगे जोन जीरो, और उससे कम को जोन 1 और सबसे कम को जोन 2। देखिए हजार्डस के मामले में मैंने जोन जीरो को सबसे ज़्यादा, जोन 1 उससे कम, जोन 2 सबसे कम, ठीक है।
तो ये हजार्ड्स एरिया को बताते हैं। जोन 0 में अगर एक स्टैटिक चार्ज थोड़ा सा भी मिल गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे पेट्रोल टैंक के आसपास का एरिया जो है एक तरह से आपका, जहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हो या पेट्रोल इधर से उधर हैंडल हो रहा है, तो वहाँ पे वो जोन 0 कहलाता है। जोन 20 क्या होता है? तो जोन 20 एक तरह से डस्ट एक्सप्लोजन जोन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डस्ट एक्सप्लोजन का चांस है, वह उसको जोन 0 कहते हैं। और उससे कम जो है जोन 21 है। जोन 21 में एक्सप्लोजन, डस्ट एक्सप्लोजन हजार कम है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिफोर चूजिंग द फाइट ऑफ फायर विच क्वेश्चन शुड यू आस्क योर सेल्फ। अगर आग कहीं लगी है तो कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले आप अपने आप से करोगे तब आग बुझाने जाओगे? तो सबसे पहले अगर आग से निपटने आपको जाना है तो सबसे पहले ये आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं जो है आग बुझाने जाऊंगा तो उससे जो टॉक्सिक स्मोक या गैस निकलेगा तो क्या उससे हम जो मैं सेफ रहूँगा? या दूसरा, डू आई हैव द राइट एक्सटिंग्विशर। क्या उस आग को बुझाने के लिए जो मैं फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया हूँ क्या वो सही है या गड़बड़ है? मान लीजिए लगी है केबल में आग, आपने फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ के रखा है पानी वाला, जैसे ही आग बुझाओगे निपट जाओगे। तो ये सब चीज़ें, दो चीज़ें ज़रूर अपने आप से पूछना है। या आप कहीं से जा रहे हो, जैसे एक प्लांट में हुआ था कि मैं आपको बता दूं, कंप्रेसर में आग लगी थी। तो कंप्रेसर में आग लगी थी तो जो है दूसरे लोकेशन का व्यक्ति जैसे चला गया उसको बुझाने, उसको कुछ उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, उस एरिया के बारे में। तो वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए वो आग बुझाने जा रहा है, कहीं से कुछ लीक हो जाएगा, क्या लीक हो रहा है क्या नहीं लीक हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो बुझाने जाएगा खुद बुझ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोपेन गैस का फ्लेमेबिलिटी पूछा है तो 2.1 से 9.5% के बीच में होता है। और विच ऑफ फॉलोइंग BLEV इवेंट। तो BLEV इवेंट आपका जो LPG गैस सिलेंडर में जो लगती है एक्सप्लोजन, वो BLEV इवेंट में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ योर क्लॉथ कैच फायर द बेस्ट थिंग्स टू डू द स्टॉप। मतलब आपके कपड़े में आग लग जा रही है तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका आपके कपड़े में आग लग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप टॉवेल या ब्लैंकेट को लपेट के थोड़ा सा लुढ़ जो है रोल हो जाओ, मतलब कि जो है लुढ़कने लगो ज़मीन पे, तो वो बुझ जाएगी, ठीक है। अमोनिया का IDLH वैल्यू क्या होती है? तो 300 ppm होती है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने जो है कवर कर दिए। यही जो है आए हैं, एक एक क्वेश्चन इनके इम्पोर्टेंट है, हर बार ये आ चुके हैं। इसको MCQ को एकदम देख लीजिएगा, हेजोब को, हीरा को, JSC को एक बार समझ लीजिएगा ताकि वो पूछे तो थोड़ा को रिलेट कर सको। बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की जो है कोशिश किया हूँ दोस्तों, ठीक है। फिर भी कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।